अबाउट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हमको 2 ही डिज़ीज़ देखने को मिलेंगी, एक होगी हाइपोथायरॉयडिज़म, दूसरी होगी हाइपरथायरॉयडिज़म। एक के अंदर हार्मोन की डेफिशिएंसी है, दूसरे के अंदर हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो आप हाइपोथायरॉयडिज़म के ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हो, बस 2 ड्रग्स आपको याद रखनी है, एक लेवोथायरोक्सिन और दूसरा लियोथायरोनिन। ये दोनों हाइपोथायरॉयडिज़म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है? अब बाकी जितनी भी हमें ड्रग्स पढ़नी है ना, ये सारी की सारी रिलेटेड हैं हाइपरथायरॉयडिज़म से, ठीक है? तो अगर हमारे पास बॉडी के अंदर सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है इस हार्मोन की, तो हम किस तरह उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है? बट बिफोर दिस वी शुड नो कि हमारे पास नॉर्मली जो हार्मोन है उसकी सिंथेसिस होती किस तरह है, सो दैट हम फिर उस सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। अभी हमारे पास नॉर्मल एक थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल है, हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में हार्मोन की सिंथेसिस होती है। सबसे पहले क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ, आपके पास ये जो आयोडाइड है इसकी ट्रैपिंग होती है इनटू योर फॉलिकल। जब आयोडाइड अंदर आ जाता है तो फिर आयोडाइड को कन्वर्ट करवाया जाता है इनटू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन इज अ फॉर्म जो कि हार्मोन की सिंथेसिस करेगी, ठीक है? तो इसलिए आयोडाइड को कन्वर्ट करवाने के लिए हमें मिलता है पेरोक्सिडेज एंजाइम, जो कि इसको कन्वर्ट करवा देता है इनटू आयोडीन। अभी जो आयोडीन है ना, ये थायरोग्लोबिन के जो टायरोसिन है ना उनके साथ जाके अटैच होता है, तो ये आयोडीन जो है ये टायरोसिन के साथ अटैच होगा। इस स्टेप को हम बोलेंगे ऑर्गेनिफिकेशन। अब जब ये अटैच हो गया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें हम कहते हैं मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन। जो मोनोआयोडोटायरोसिन होगा उसके अंदर एक ही जो आयोडीन है वो जाके लगी होगी, तो डाईआयोडोटायरोसिन होगी उसके अंदर आपको 2 आयोडीन जो है वो जाके टायरोसिन के जो रेसिड्यू उसके साथ लगी होंगी। तो ये स्टेप कहलाता है ऑर्गेनिफिकेशन। अब हमें मिल गया है एमआईटी और डीआईटी। अब जब ये एमआईटी और डीआईटी मिलते हैं तो T3 की सिंथेसिस होती है, और अगर डीआईटी और डीआईटी मिल जाएंगे तो T4 की सिंथेसिस होगी, ठीक है? तो अगर हम चाहें, और इस स्टेप को हम कहते हैं कपलिंग, ठीक है? तो इस तरह करके हमारे पास जो हार्मोन है उसकी सिंथेसिस हो जाती है, और बाद में जो थायरोग्लोबुलिन है इसका जब प्रोटियोलाइसिस होता है तो हमारे पास T3 और T4 रिलीज हो जाते हैं। याद रखना है कि हमारे पास जो T4 होता है वो फंक्शन नहीं करता, उसको फंक्शनल होने के लिए अपने आप को T3 में कन्वर्ट करना होता है, तो ये कन्वर्जन भी हमारे पास होती है। अब मैं आपसे बात करूंगी इन सारे ड्रग्स की जिनको हमने डिफरेंट स्टेप्स पर दिया है और जो हार्मोन है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट किया है। ओके, तब हम बात कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे थायोमाइड्स की। ये थायोमाइड्स क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, मैंने आपको एक एंजाइम बताया था अभी, थायरॉइड पेरोक्सीडेज, ठीक है? ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। ये एंजाइम हमारे पास सारे स्टेप में हेल्प कर रहा था, मैंने तो आपको सिर्फ उसमें मेंशन करा कि जब आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन आगे के जितने भी स्टेप हैं, आयोडिनेशन, इसके अलावा कपलिंग, आयोडिनेशन इज द सेकंड नेम ऑफ ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है? इसके अलावा कपलिंग में भी, और जो मैंने बताया था कि T4 T3 में कन्वर्ट होता है, इन सब के लिए हमें नीड होती है एंजाइम्स की, ठीक है? तो उन एंजाइम्स को इनहिबिट हमारे पास करवा देते हैं थायोमाइड्स। जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास एक एंजाइम होता है विच इज डाइआयोडीनेज, तो इसको भी इनहिबिट करने के लिए हमारे पास थायोमाइड्स दिए जाते हैं। अब थायोमाइड्स कौन कौन से हैं? 3 हमें नाम याद रखने हैं। एक है प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, दूसरा है मेथिमोजोल और कार्बेमोजोल। ये जो कन्वर्जन से पेरिफेरल कन्वर्जन है T4 की T3 में, उसको इनहिबिट ये वाला करता है, प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, तभी मैंने यहाँ पे पीटी लिखा है, ठीक है? इसके अलावा ये जो मेथिमोजोल है, कार्बेमोजोल है, ये भी हमारे पास थायोमाइड्स हैं, जो कि थायराइड पेरोक्साइड उसको स्पेसिफिकली बाइंड करके उसको इनहिबिट करेंगे। और ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं, आयोडीन का अंदर ट्रैप होना, उसके बाद उसकी आयोडिनेशन होना टायरोसिन के साथ, कपलिंग होना एमआईटी और डीआईटी की, इन सब स्टेप्स को इनहिबिट करेगा थायोमाइड, ठीक है? एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो रैशेस, एडिमा, गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, जीआई टॉलरेंस, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया और बाकी सारी देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप एक बार वापस से इन स्टेप्स को देख लें कि थायोमाइड्स किस तरह ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो पेरोक्साइड को भी इनहिबिट करेंगे तो आपको ये जो कन्वर्जन है वो भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है? ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आयोनिक इनहिबिटर्स, ठीक है? आयोनिक इनहिबिटर्स क्या करते हैं? हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर था जिसके थ्रू आयोडाइड अंदर आ रहा था सेल के, ये उस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है? जब उस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं तो आयोडाइड अंदर आ ही नहीं पाता, आयोडाइड अंदर ही नहीं आएगा तो आयोडीन की ट्रैप वो कन्वर्ट नहीं होगा, आयोडीन में आयोडीन टायरोसिन के पास नहीं जाएगा, एमआईटी डीआईटी नहीं बनेगी, उनकी कपलिंग नहीं होगी, एज अ रिजल्ट आपका हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट हो जाएगा। आयोनिक इनहिबिटर्स कौन-कौन से होते हैं? थायोसाइनेट, परक्लोरेट एंड नाइट्रेट्स। मैं आपको पिक्चर से भी दिखाती हूँ। तो जी देखिए हमारे पास ये रहा है थायोसाइन और परक्लोरेट्स वगैरह, जो कि क्या करते हैं, जो कि इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, एज अ रिजल्ट आयोडाइड अंदर नहीं आएगा, ठीक है? और इसका एडवर्स इफेक्ट यही है कि ये प्लास्टिक एनीमिया करवा देता है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडाइड्स और आयोडीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं और बेसिकली सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? एक सॉल्यूशन है, इसका नाम है लुगाल सॉल्यूशन, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लुगाल सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन होता है, ठीक है? ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सारे ही स्टेप्स को इनहिबिट कर देते हैं और हार्मोन का रिलीज को कर देते हैं खत्म, जिसको हम कहते हैं थायरॉइड कंस्टिपेशन, ठीक है? अगर मैं आपको अगेन पिक्चर से दिखाऊं तो देखिए आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन को भी इनहिबिट कर रहे हैं, ये जो थायरोग्लोबिन की प्रोटोलाइसिस होती है और T3 T4 रिलीज होता है उसको भी इनहिबिट कर रहे हैं आयोडाइड्स। इसके अलावा ये आपकी जो कन्वर्जेंस है उसको भी इनहिबिट कर देते हैं, तो बेसिकली ये हार्मोन का रिलीज नहीं होने देते, ठीक है?
कॉन्ट्राइंडिकेशन में याद रखना है कि आप प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर में नहीं दो, या इसके अलावा अगर आप दे देते हो तो प्रेग्नेंट मदर के अंदर आपको फीटल के अंदर गोइटर, या फिर लैक्टेटिंग मदर के अंदर आपको उसके इन्फेंट के अंदर गोइटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? सॉर थ्रोट, माउथ, स्वेलिंग ऑफ टंग, मेटालिटिस, अल्सरेशन और बाकी गोइटर वगैरह देखने को मिलेगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ना एक और टाइप की आयोडीन होती है विच इज़ रेडियो एक्टिव आयोडीन। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन। ठीक है, जब भी हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं ना, तो ये वहाँ पे वेस्कुलरिटी को कम कर देती है थायराइड की, जिसकी वजह से थायराइड श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो उसका जो ऑपरेशन है, एग्जाम्पल उसको रिमूव करना है, तो वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर हम थायराइड के वो जो ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे पास जो उसकी पेरेंट काम है उसकी डिस्ट्रक्शन करवा रही है। डिस्ट्रक्शन किस तरह करवा रही है? ऑफकोर्स वहाँ पे वेस्कुलरिटी को कम करके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना है कि हमारे पास प्रेगनेंसी में अगर मैं थायोमाइड्स की बात करूँ तो कौन सी ड्रग देनी है, तो आपने याद रखना है कि आप ये जो पीटी है ना, प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, ये आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, मेथिमेज़ोल नहीं देनी। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर आप इजीली पीटीयू दे सकते हो। और ओके, तो आप पीटीयू को दे सकते हो इन प्रेगनेंसी। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर ग्रेव्स डिजीज़ अगर या फिर टॉक्सिक नोड्यूल्स, ये सारी डिजीज़ हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन सारी डिजीज़ का, लाइक नियोनेटल हाइपरथायराइडिज्म, एलबीडब्ल्यू मीन्स लो बर्थ वेट, प्री एक्लम्सिया। एक्लम्सिया एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो सीज़र्स आते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप उसके रिस्क को कम करने के लिए यू कैन गिव पीटीयू विच इज़ प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। ठीक है, और फिर बाद में आप मेथिमेज़ोल दे सकते हो इन अदर ट्राइमेस्टर्स। और लास्टली बस आपको इतना याद रखना है कि आप बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हो फॉर देयर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हमने कहा ना कि ये अगर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म हो गई है, तो वहाँ पे आपको हाइपरटेंशन या फिर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, तो आप प्रोप्रानोल देके उसका जो हार्ट रेट है उसको नॉर्मलाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी दे सकते हो लाइक अमाइट्रॉन। साथ ही जो अमाइड्रोन वगैरह होते हैं, ये हाइपोथायराइडिज्म भी कॉज़ कर सकती हैं, हाइपर भी कर सकती हैं, इन्फ्लेमेशन भी कॉज़ करती हैं। तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो, हाइपर के लिए आप ये थायोमाइड्स दे देते हो, और अगर हाइपो हो गई है इनकी वजह से तो आप T3T4 दे दोगे। ठीक है? और इस तरह करके आप थायरॉइड स्टॉर्म, जो थायरोटॉक्सिकोसिस एक डिज़ीज़ है, उसको आप ट्रीट कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है टैकीकार्डिया। तो आपने टैकीकार्डिया और एरिथमिया को रोकने के लिए आपने क्या करा है? प्रोप्रानोल दिया, अमाइड्रोन दिया। अमाइड्रोन से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको भी आपने कम कर लिया बाय द हेल्प ऑफ दीज़ एंजाइम्स, एंड ट्रीट कर लिया थायरॉइड स्टॉर्म को। वी आर डन विद थायरॉइड हार्मोन।